हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक नए प्रश्न उत्तर के राउंड को लेकर के। इसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए, आज जिन प्रश्नों के साथ हम जुड़े हैं, यह प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप यूपी टेट कहते हैं, और सुपर टेट जो सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। अभी बहुत ही जल्दी ही सरकार की तरफ से वैकेंसीज निकालने जा रही है सरकार। और उसके अलावा यूपी पीसीएस, इन तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों का संग्रह आपके साथ लेकर के जुड़े हैं। इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस राज्य में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए, 1942 जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। यह की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और इसे समानांतर सरकार व प्रति सरकार भी कहते हैं। इसका गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि देश में कई भागों में समानांतर सरकारों का गठन कर दिया गया था। सबसे पहले अगस्त 1942 में ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी। और ये चित्तू पांडे कौन थे? यह एक गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो प्रश्न को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, तराई क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वह जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। कुछ मानसून यहाँ पर वर्षा करता है और कुछ मानसून पश्चिम की ओर निकल जाता है, तथा थोड़ा सा इसका जो भाग है यह उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर वापस आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। तो जो मानसून हिमालय से टकराकर वापस आ जाता है वह यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करता है। अगर यहाँ वर्षा की बात करें तो 120 से 180 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वर्षा होती है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। एक साथ में प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो वह याद रखिएगा, वह है जिला गोरखपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस प्रश्न का जवाब सभी को पता होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी जो है वो प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि प्राणदायिनी यह यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई का एक प्रमुख प्रमुख नदी के रूप में यह नदी मानी जाती है। मुक्तिदानी इसलिए क्योंकि इसका एक धार्मिक महत्व है। यहाँ पर लोग जो है अपनी अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। और पवित्र नदी इसलिए क्योंकि गंगा जल को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है और इसे कई तरह की पूजा में यूज़ भी किया जाता है। देखिए, गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। बिजनौर से यह प्रारंभ होती है और 1140 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए इलाहाबाद के संगम में यमुना नदी से मिल जाती है। और इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर भी कई लोगों को पता होगा। सही जवाब है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, अयोध्या भारत में जो है एक धार्मिक दृष्टि से कहा जाए, और अगर आपसे बात करते हैं कि अयोध्या के उसके भौगोलिक स्थिति की, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है। दूसरी बात यह है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसे कहा जाता है कि जो हमारे पुराने धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार कि यह मनु के द्वारा बसाया गया था। और इसका जो मतलब होता है अयोध्या शब्द का, इसका मतलब होता है अयुद्ध, अर्थात इसको युद्ध से नहीं जीता जा सकता है। इसे प्राचीन काल में कौशल के नाम से भी जाना जाता था, कौशल नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस में किया है। उन्होंने कहा है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा।
ठीक है, तो यह जो चौपाई है यह उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है कि अगर कभी भी आप किसी कार्य को करने के लिए राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके हृदय में भगवान श्री राम यानी कौशलपुर राजा अर्थात भगवान श्री राम होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? देखिए यहाँ पर लोगों की आपस की बोलचाल की भाषा में काबर तथा माड़ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है या मिट्टियों के लिए प्रयोग होता है, और यह बेसिकली काली मिट्टी, काली मृदा के लिए प्रयोग होता है। ये दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मृदा ज्योति जिन्हें कहा जाता है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और इस क्षेत्र में भोटा, काबर, माड़, पडुआ, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर इन जिलों में काली मृदा का विस्तार है, और यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं वो हैं चना, गेहूँ, दलहनी और तिलहनी फसलें। ये फसलें यहाँ पर मुख्य फसलों के रूप में जानी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? देखिए यह प्रश्न जो है आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा और सुपर टेट में के लिहाज से अगर कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है लाख बहोसी पक्षी विहार। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य लाख बहोसी अभ्यारण्य है। स्थित कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है और यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी, उनका भी यह निवास स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार की दृष्टि से अगर कहा जाता है तो 1956 में एक राज्य सरकार ने एक संगठन बनाया था जिसने 1957 में चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? देखिए सही जवाब इसका होगा गंडक परियोजना। अब इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गंडक जो परियोजना है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1959 में भारत नेपाल समझौते के तहत इसे नेपाल को भी लाभ दिया गया था। चूंकि नेपाल भारत का एक मित्र देश है इसलिए नेपाल को भी इस परियोजना के तहत लाभ दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। ठीक है, तो यह दो देशों को जोड़ती हुई एक परियोजना है। इसका नाम क्या है? गंडक परियोजना। और यह भारत और नेपाल को आपस में जोड़ती है, साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार जो भारत के राज्य हैं इनको भी नेपाल के साथ जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देश की कुल कृषि योग्य भूमि कि कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया की उसका कितना परसेंट भारत में है? तो सही उत्तर इसका होगा 12%। अब देखिए टोटल उत्तर प्रदेश की अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो यह 25,304 हेक्टेयर है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि का यह 12% है। और उत्तर प्रदेश जो है कृषि की दृष्टि से कहा जाए तो भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? देखिए ये अगर आप यूपी के निवासी और दशहरी आम के बारे में नहीं जानते हैं तो यह एक तरह से क्राइम है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वह सही जवाब है मलिहाबाद। देखिए यहाँ पर दशहरी आम जो है मलिहाबादी आम के नाम से भी जाना जाता है, इसे दशहरी आम भी कहते हैं। और यह मलिहाबाद जो है यह क्षेत्र लखनऊ में स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस आम की जो अगर क्वालिटी की बात करें तो इसको नवाबों के द्वारा जो है इस आम की खेती की जाती थी। पहले नवाब जो थे वो इसकी खेती करवाते थे और यह देश विदेश में बहुत ही मशहूर आम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? देखिए आपको तीन तरह की जो रबी, खरीफ, जायद है, तीन तरह की फसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रबी की जो फसल होती है या सरसों की फसल इसमें आती है और रबी की फसल मुख्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है क्योंकि इसके लिए कम तापमान चाहिए होता है और जब इसकी कटाई का समय हो उस समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, अलसी हो गया, मटर और सरसों, ये जितनी भी ठंड के समय वाली सब्जियां और जो फसलें हमारी हैं ये रबी की फसल में आती हैं। तो सरसों का जो सही जवाब होगा वह होगा रबी की फसल है ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चुनार जो है यह मिर्ज़ापुर ज़िले में एक स्थित एक जगह है और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इमारती सामान बनाने के लिए पत्थर जो होते हैं उनका भी प्रमुख उद्योग यहाँ पर है। तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है? जो लोग रेल कोच फैक्ट्री के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लालगंज एक जगह है, यहाँ पर भारतीय रेलवे की एक कोच का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा रायबरेली। अगर आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है तो आप रायबरेली लालगंज भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? सही जवाब होगा 1999 में। और जिला योजना के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। देखिए जिला योजना समिति जो होती है पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के विकास के लिए योजना का प्रारूप बनाने के लिए इनका गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसका गठन सन 1999 में किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है चार आर्थिक क्षेत्र हैं। एक तो आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया जिसमें आपके 28 जिले आते हैं, एक हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 30 जिले आते हैं, केंद्रीय क्षेत्र जिसमें 10 जिले आते हैं, तथा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें 7 जिले आते हैं। अब राज्य का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वह पूर्वी क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए पीसीएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा सन 1971 में। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन सन 1971 में हुआ था और कैबिनेट बैठक में इसका नाम बदलकर यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन करने का जो है प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। अब योजना आयोग को इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1971 में योजना आयोग का पहली बार गठन किया गया था यूपी में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा है, दूसरी कौन सी है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। इसका नाम होता है विधान परिषद। विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का भी एक अंग है और आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 31 में से 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको अगर नहीं पता है तो यह बता देते हैं, सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। प्रश्न दो तरह से इंपॉर्टेंट थे कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो भी सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यह 1963 से 1967 तक रही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सही जवाब होगा चित्रकूट में। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में स्थापित एक विश्वविद्यालय है। यह भारतवर्ष में और विश्व में विकलांगों के लिए सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? देखिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, यह 2001 में डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। देखिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित भारत का एक बड़ा ललित कला सम विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, नादाधीनम जगत, अर्थात संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा हुआ था। सन 2001 में यह लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। अगर आपको डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं पता तो बता देते हैं, मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय सम विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है
वह है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? चौधरी चरण सिंह स्टेडियम याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में स्थित है। आपने नाम सुना होगा चौधरी अजीत सिंह का, ठीक है, तो वह इनके पुत्र थे ये चौधरी चरण सिंह जी के। तो चौधरी चरण सिंह जो है ये 23 दिसंबर 1902 से इनका जन्म हुआ था और 29 मई 1987 को इनका जो है देहांत हो गया था। भारत के किसान नेता एवं 5वें प्रधानमंत्री भी थे। तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जो थे वो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के नाम पर मुजफ्फरपुर जो हमारे एक उत्तर प्रदेश का एक शहर है वहाँ पर चौधरी चरण सिंह स्टेडियम की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? देखिए नगदी फसल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नगदी फसल है गन्ना। सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना महत्वपूर्ण नगदी फसल होने के साथ साथ मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली जो ये 4 जिले हैं सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाले जिले भी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपने राधा स्वामी सत्संग व्यास का नाम सुना होगा। जी हाँ, तो देखिए यह आगरा के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास या दयाल बाग या स्वामी बाग भी कहते हैं। दयाल बाग की स्थापना राधा स्वामी सत्संग के 5वें संत गुरु सदगुरु परम गुरु हजूर साहब जी महाराज सर आनंद स्वरूप साहब ने की थी। दयाल बाग की स्थापना भी बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1915 को शहतूत का पौधा लगाकर की गई थी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। मथुरा किस महाजनपद से जुड़ी राजधानी थी? तो देखिए इसका सही उत्तर है सूरसेन महाजनपद की। देखिए सूरसेन या शूरसेन है महाजनपद 16 राज्य थे जो चौथी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तरी प्राचीन भारत में मौजूद थे। सूरसेन महाजनपद में मोटे तौर पर आज के ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी के रूप में मधुरा या मथुरा था। ठीक है, पहले इसका नाम मधुरा था, बाद में यह मथुरा हो गया। याद रखिएगा इसको। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? सही जवाब इसका होगा इलाहाबाद में। देखिए इलाहाबाद जो जगह है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है क्योंकि यहाँ पर संगम भी है और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जो थे यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वह शहीद हो गए थे। अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था पहले इस जगह को, अब उसका नाम बदल के आज़ाद पार्क रख दिया गया है। 27 फरवरी 1931 में यहाँ पर उनकी अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो गई थी जिसमें एक आखिरी गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का हमने एक जिक्र किया था, तो वह सही जवाब होगा संगम। देखिए संगम इलाहाबाद में सबसे प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में से एक है और इलाहाबाद की यात्रा एक अनिवार्य हिस्सा भी है। अगर आप इलाहाबाद जाते हैं और संगम नहीं जाते हैं तो समझिए आप इलाहाबाद गए ही नहीं। भारत में इलाहाबाद में संगम भी इलाहाबाद का एक प्रमुख पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत आकर्षण का केंद्र है। संगम का वास्तविक स्थान गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मृदा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग काली मिट्टी की बात कर रहे थे, ठीक है, काबर तथा माड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर लाल मृदा की बात हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। यह मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो मुख्य रूप से पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी में नत्रजन, जीवांश, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है, अतः गेहूँ, चना व दालें उगाने के लिए यह इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन आच्छादित है? याद रखने वाला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वन कौन से जनपद में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सोनभद्र। देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा वन है और सोनभद्र में लगभग 2544 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? देखिए यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है और
यह क्षेत्र 300 मीटर चौड़ा और इसमें 0.01 से लेकर 0.09% तक यूरेनियम है। ललितपुर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक गठन का आयोग हुआ था वर्ष 1998 में। ठीक है, तो यह इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि आप लोगों को पता होगा। देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है गन्ना और गेहूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। देश में गन्ना और खाद्यान्न के सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश चावल, बाजरा और अन्य दालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? वो बरेली में है। ठीक है, बरेली उत्तर प्रदेश में माचिस बनाने वाले उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू हुई थी? इसका जो सही जवाब होगा वह है 1982 और 1983 में। उत्तर प्रदेश में सन 1982 और 83 से नियोजन विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी। यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी जो दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 तरह की जो हिरण की प्रजातियाँ हैं, जैसे चीतल, सांभर, काकड़, पाढ़ा और बारहसिंघा। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, भालू, सेही, उड़न गिलहरी, हिस्पिड हेयर, बंगाल फ्लोरिकन, हाथी, सूंस जिसे गैंजेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, मगरमच्छ और लगभग 400 पक्षी प्रजातियां एवं सरीसृप, उभयचर तितलियों के अतिरिक्त दुधवा के जंगल तमाम अज्ञात व अनदेखी प्रजातियों का घर भी है। तो दुधवा एक तरह से कहा जाता है एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा लखनऊ। लखनऊ में बहुत सारे पार्क्स हैं या बाग हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि दिलकुशा गार्डन हो गया, अंबेडकर पार्क जो मायावती जी के द्वारा बनाया गया है वह हो गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क जो हो गया जो अखिलेश यादव जी के द्वारा जिसका भी बनाया गया है वो हो गया। उसके अलावा बुद्धा पार्क, विलायती बाग, यह लखनऊ के बहुत उत्कृष्ट पार्कों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है उत्तर प्रदेश। अब इन सभी जो हमारे लोकगीत हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। बिरहा जो है प्रायः गांव देहात के लोगों के द्वारा गाया जाता है। ये गीत कई सदियों से बुंदेलखंड खंड की संस्कृति का हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई बिरहा की। अब बात करते हैं आल्हा की। तो आल्हा जो है बुंदेलखंड के 2 भाइयों आल्हा और उदल की वीरता की कहानियां कहते हैं। यह गीत बुंदेली और अवधी भाषा में लिखे गए हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बिहार व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रसिया की। तो रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से भारतीय लोकगीत संगीत की एक लोकप्रिय शैली है। अब देखिए, रसिया जो है ये ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और रसिया शब्द एक एपिक्योर के लिए हिंदी का एक शब्द है जो पुरुषवाचक या स्वयं भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है और इसे गीतों में भी दर्शाया जाता है। तो ये आज हमारे कुछ प्रश्न उत्तर थे जिनका हमने आज उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रश्नों के बारे में व्याख्या करी है। इसका दूसरा भाग भी हम आपके साथ जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।